अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 6 तक के एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे जी। तो ये सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज हैं। इनके लिए आपको मेन चीज़ें जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल डोमेन, फंक्शन, रेंज, इनटू, ऑनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, तो इस तरह के वन टू वन क्या होता है, वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस क्या होती है, इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले देखें, इन ए फंक्शन द इनपुट वैल्यू इज़ कॉल्ड डोमेन। देखें, जहाँ से हम वैल्यू फंक्शन की अप्लाई कर लेते हैं ना, तो वो होती है हमारे पास डोमेन। फॉर एग्जांपल दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो जो हमारे पास ए होता है ना वो डोमेन हो जाता है, और जो बी होता है यानी दूसरे वाला सेट होता है वो को डोमेन हो जाता है। तो इसका दूसरा एमसीक्यूज यही है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो एक्स से वाई में एक फंक्शन है, तो फिर वाई क्या है, वाई को डोमेन है, और एक्स क्या है, एक्स डोमेन है। ठीक है जी। इसके बाद हमें फंक्शन दिया गया है और कह रहे हैं कि एक्स की जगह पे वन पुट करें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन आ जाएगा। अब डोमेन देखें जी, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में आती है ना जी, फंक्शन कोई ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन है, तो इसका जो पहला पहला लेटर होगा ना वो हमारे पास डोमेन का होगा, और जो दूसरा होगा वो रेंज का होगा। ठीक है, तो देखें पहला लेटर है जी 0246, तो ये हमारे पास डोमेन है, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी 3579। ठीक है जी। छठे में जी दो हमें सेट दिए गए हैं तो कह रहे हैं कि बताएं ये कौन सा फंक्शन है। तो अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन आती है तो फंक्शन कहता है कि जो फंक्शन होता है ना एफ, वो सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट पे मैप करवाता है, हर एलिमेंट को। लेकिन अगर आप ये वाला फंक्शन देखते हैं तो इसमें सेट ए का एलिमेंट 5 ये किसी पे भी मैप नहीं कर रहा, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के बिल्कुल उलट है, ये फंक्शन बनता ही नहीं। तो अगर हम इस 5 को नेगलेक्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो फिर हमारे पास ये जो फंक्शन बनेगा ना, एक एलिमेंट सिर्फ एक इमेज पे जाके मैप हो रहा है, और एक इमेज का सिर्फ एक ही प्री इमेज है। तो ये दोनों वन टू वन और ऑन टू की डेफिनेशंस को कंप्लीट करते हैं, तो ये बाइजेक्टिव बन जाएगा। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू। अब ऑन टू होगा अगर इसकी रेंज जो हो जाएगी ना इक्वल टू हो जाएगी कोड मेन की, यानी कि ऑन टू फंक्शन में हमारे पास जो सेट बी होता है ना उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहता कि उसका कोई प्री इमेज मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल अगर 1 2 है ना, तो ये दोनों किसी ना किसी हिस्से पे मैप हो रहे होंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास ऑन टू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सरजेक्टिव फंक्शन, और वन टू वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। वन टू वन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव कहलाता है, क्योंकि इसमें वन टू वन भी आ जाता है और ऑन टू भी आ जाता है। एमसीक्यू नंबर 10 है जी, रेंज इसकी क्या है जी, देखें 1 भी 2 पे मैप हो रहा है, 2 भी 2 पे मैप हो रहा है, 3 भी 2 पे मैप हो रहा है, तो इसकी रेंज के आगे सिर्फ 2। ठीक है जी। तो अब आप कहेंगे सर ये जो रेंज तीनों में आ रही है 2 2 पे, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। बेटा जी वो फंक्शन में जो होता है ना ए सेट और बी सेट, हमारे पास एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, ये फंक्शन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दो एलिमेंट है उनकी एक इमेज हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। तो देखें ये ऐसे ही हो रहा है, तीन एलिमेंट्स हैं उनकी सेम इमेज है, तो ये फंक्शन है। अब 11 वाला ए फंक्शन इज ऑन टू इफ इट इज ऑन टू बट नॉट वन टू वन। देखें जी, हमने कंडीशन बतानी है कि कब पॉसिबल हो सकता है कि ये ऑन टू हो। ऑन टू तब होगा अगर आपके पास फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, बाइजेक्टिव होता है तो ऑब्वियसली ऑन टू तो होगा ही होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव जो होता है ऑन टू भी होता है, वन टू वन भी होता है। तो इसका जो मेन चीज़ है ना, या मेन आंसर जो इसका असल आंसर है वो है सी वाला। ठीक है जी, सी वाला नहीं सच बी वाला। ठीक है, अब बी वाला कैसे, वन वाला तो वैसे नहीं होना क्योंकि उसमें कह दिया नॉट ऑन टू, ये तो कैंसिल हो गया। फोर वाला भी वैसे नॉट ऑन टू, ये भी कैंसिल। ठीक है, अब सी वाला,
अब कह रहे हैं कि फंक्शन ऑन टू होगा अगर वो ऑन टू भी हो और वन टू वन भी हो। लाजम तो नहीं कि वो दोनों हो, यानी बाइजेक्टिव ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि फंक्शन सिर्फ ऑन टू हो लेकिन वन टू वन ना हो। ठीक है जी, तो बी आंसर इसका परफेक्ट आंसर है। सी भी हो सकता था लेकिन उसने उसने उसमें ना कंडीशन डिफाइन करवा दी कि ये जब बाइजेक्टिव होगा, यानी कि वन टू वन भी होगा ऑन टू भी होगा, फिर ही ऑन टू है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। 12 नंबर क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ ए इज 1 2 3, इफ बी इज 4 5 6, देन फॉलोइंग सेट इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखें जी, इसमें अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 किस पे मैप हो रहे हैं, 2 4 और 3 पे। तो देखें बी सेट में 2 4 3 है, ना तो इसमें 2 है ना ही 3 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो सी वाले में देख लें 1 2 2, अब 2 के 2 इमेजेस हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह 1 2 4 5, ए सेट में 4 और 5 तो है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास आंसर बचा बी। 1 to 1 एंड 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस आर डिफरेंट फंक्शन होते हैं जी। ये दोनों 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में ऑन टू भी आ जाते हैं, 1 to 1 भी आ जाते हैं, लेकिन 1 to 1 में सिर्फ 1 to 1 आते हैं। इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, रेंज ऑफ एफ जो होती है वो बी के बराबर हो जाए, तो फिर हमारे पास जो फंक्शन होता है वो ऑन टू फंक्शन होता है। हमने ये पहले भी किया है एमसीक्यूज। If f be a function from A to B, all distinct elements of A have distinct images, then function is called onto function। यानी कि हर एलिमेंट जो इसका है उसकी डिस्टिंक्ट इमेज पड़ी हुई है हर एलिमेंट की। ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट्स का सेम इमेज आ जाए। अगर ऐसा हो तो फिर वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होता, फिर उसकी अदर कंडीशंस देखना पड़ती हैं कि वो ऑन टू बन रहा है या इन टू बन रहा है। ठीक है जी। द आउटपुट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। अब ये आपको फंक्शन डिफाइन दिया गया, कहता है उसमें ये आपने डोमेन पुट करनी है और आंसर आपने लाना है, तो आंसर आपके पास रेंज वाला ये आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है जी। अब f इज़ अ फंक्शन, देन f इज़ कॉल्ड इनटू। इनटू फंक्शन तब होगा अगर रेंज जो होगी ना f की वो सेट b यानी कोड डोमेन का सब सेट हो जाए या कोड डोमेन के इक्वल ना आए। तो इसका सी जवाब भी ठीक है, डी जवाब भी ठीक है, तो जो आपको बेस्ट लगता है वो आप टिक कर सकते हैं अगर दोनों आते हैं तो। दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड। देखिए जी, मैंने स्टार्ट भी बताया इस तरह के एमसीक्यूज किए हैं। जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन को शो करवाता है, जो सेकंड होता है वो रेंज को शो करवाता है। तो इसमें डोमेन आंसर है, इसमें रेंज है। ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी, और इसमें है जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज़। तो आप इस चैप्टर के स्टार्ट पे कुछ चीज़ें गिवन होंगी आपको, कुछ रूट्स की नेचर के बारे में होगा। एक बॉक्स होता है उसमें रूट्स की नेचर के बारे में दिया गया है कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाए, लेस देन ज़ीरो आ जाए, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, तो हमारे पास रूट्स की नेचर क्या होती है, कम्प्लेक्स होंगे, रैशनल होंगे, रियल होंगे, क्या होंगे। और दो चीज़ें और वो आपको पता होनी चाहिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो 1 ओमेगा स्केयर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 के होता है, और इनको तीनों को अगर हम जमा करें तो जवाब 0 आता है, और ज़रब दें तो जवाब 1 आता है। ठीक है जी। तो देखिए पहला एमसीक्यू इसी पे है, सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट इज 1। अब देखिए ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा 4 क्या होगा। देखें जो ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ गया ओमेगा। ठीक है जी। ये जो आंसर लगा हुआ है ना, ये ज़रा दूसरे में लग गया आंसर इसका, तो ये दरअसल तीसरे का आंसर है ओमेगा। ठीक है। अब 4 वाले में कहते हैं 2 and 7 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम कर दें तो 2 और 9 आ जाएगा। फिर इसमें हमने सपोजिशन लेट करनी है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाए, तो हम सपोजिशन लेट करेंगे x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू y। ओमेगा 14 किसके इक्वल है, वैसे ही आपने ओमेगा क्यूब इसकी पावर आपने लिख देनी है जी 4, 12 आ गया, और ओमेगा स्केयर साथ 14 पावर्स कंप्लीट हो गई, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा सारा ही, तो ये ओमेगा स्केयर आंसर आ गया इसका। इसके बाद है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। वो बॉक्स जो मैंने आपको बताया ना वो आपने डिस्कस करना है। फिर रूट्स हमारे पास 2 हैं और -1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखें जी, अगर हमें रूट्स गिवन हो ना तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो हम उसका सम फाइंड करते हैं रूट्स का,
प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में। ठीक है जी, सम फाइंड करके आपने इधर पुट कर देना, प्रोडक्ट इधर पुट कर देना, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो बी वाला आएगा। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देखें जी किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स उसकी हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करते हैं। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 4। द क्यूब रूट्स ऑफ -8 देखें जी शॉर्ट ट्रिक है, 8 का क्यूब क्या है -8 का, -8 का क्यूब रूट है -2। तो आपने क्या करना है, एक रूट इसका -2 हो जाना है, एक -2 के साथ ओमेगा, एक -2 के साथ ओमेगा स्केयर। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है, ये शॉर्ट ट्रिक का याद रखने की। इसी तरह अगर हमारे पास 27 आता है तो 27 का क्यूब रूट क्या है 3, तो इसके क्या आएंगे हमारे पास क्यूब रूट्स, वो आ जाएंगे 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर इसके साथ माइनस आता तो ये भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, पूरा सॉल्व करने के बजाय। अब है जी ओमेगा -2, ओमेगा रेज्ड पावर -2। देखें जी ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो ओमेगा -2 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो इस ओमेगा क्यूब से अगर हम इनकी पावर्स को अलग-अलग कर दें तो ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और आंसर हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। या अगर ओमेगा उधर जाकर डिवाइड होता है तो आंसर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा। फिर देखें ये सम आ रहा है तो इसका आंसर 0 है। 2 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 1, किसी भी इनसी की पावर जब 0 होती है तो आंसर हमारे पास 1 आता है, तो इसका मतलब x की पावर क्या, x की वैल्यू क्या है 0। अब देखें जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो उस बॉक्स में आप देखेंगे और परफेक्ट स्क्वायर होता हमारे पास, जो डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारे पास जो रूट्स आते हैं उनकी नेचर होती है रैशनल और रियल। ठीक है, अनइक्वल भी होते हैं। ठीक है जी, अब इसको आपने सॉल्व करना है, ओमेगा 21 ओमेगा 22 ओमेगा 23। तो ये जब आप ओमेगा क्यूब की पावर्स में लिखेंगे ना सबको, तो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये सम किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब देखें कह रहे हैं कि अगर एक रूट हमारे पास ये वाला ओमेगा तो दूसरा क्या होगा ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर। अब कहते हैं वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 माइनस आयोटा, देन सेकंड रूट इज। देखें जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कम्प्लेक्स आते हैं ना, तो दोनों कम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें एक 2 माइनस आयोटा रूट दिया गया है तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, तो वो हमारे पास ये है। और सिर्फ ये गलत है, इधर ये गलत लगा हुआ है, आपने क्या करना है सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा, तो इसका ए वाला ऑप्शन है। अब एक इक्वेशन दी गई है आपको, कहते हैं इसका सम क्या है, सम हमारे पास होता है जी अल्फा प्लस बीटा और ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। तो देखें यहाँ पे बी की वैल्यू क्यू है, ए की वैल्यू पी है, तो हमारे पास आ गया माइनस क्यू ओवर पी। तो आ गया जी इफ़ टू रूट्स, जब रूट्स गिवन होते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला क्या होता है, ये देखें जी मैंने पहले भी आपको बताया, ये वाला फार्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है जी हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac, ये वाला आंसर है, ये गलत मार्क किया गया है। ठीक है जी, इफ़ द सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन डज नॉट, देखें जी जब हमारे पास जजर वाली कोई इक्वेशन होती है ना, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वाकई ये रूट्स इस क्वाड्रेटिक जजर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो जो सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे पास रूट्स होते हैं, रियल रूट्स हो जाते हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए होते हैं। और जो सेटिस्फाई नहीं करते वो एक्सट्रेनियस रूट्स होते हैं, यानी कि इजाफी रूट्स होते हैं, वो हमें नहीं चाहिए होते। ठीक है, ये होता है एक्सट्रेनियस रूट्स। अब ओमेगा रेज्ड पावर -1 किसके इक्वल है जी, 1 ओवर ओमेगा लिख सकते हैं इसको, तो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इस तरह का एमसीक्यूज हमने पहले भी किया है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। अब इस चीज़ को भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें जी जब हमारे पास ओमेगा रेज्ड पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा, तो 2 ओमेगा प्लस 2 ओवर ओमेगा आ गया जी आंसर, इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ओमेगा बटे में 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस
ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा। ठीक है जी। अब देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा, तो इसकी जगह पे आपने पुट कर देना है माइनस ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो -2 इसका आंसर आ गया। ओके हो गया बच्चा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मैट्रिसेस वाला चैप्टर है। तो देखें जी, ये मैट्रिक्स हमें दिया गया है, कह रहे हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है। रो मैट्रिक्स होता है जी जिसमें सिर्फ एक रो होती है, एक कतार वाला मैट्रिक्स कॉलम। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जी जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। तो देखें ये दोनों ऑप्शन इसके ठीक हैं, आप इनमें दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी, ये वाला ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंपल 1 आ रहा हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। उसको वो वैसे तो स्केयर मैट्रिक्स भी कहलाता है क्योंकि ऑर्डर उसका सेम होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। फिर देखें इसमें अगर एक ही कितार है तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है, एक ही कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है, इसका ऑर्डर 1/1 है, तो ये हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स भी है। लेकिन इन सब के बावजूद ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो एंट्रीज है ना, डायगोनल एंट्री 1 वो 1 ही है। क्यों डायगोनल एंट्रीज के अलावा और कोई एंट्री पड़ी नहीं हुई, अगर और कोई पड़ी होती तो हम देखते कि अगर वो 0 है तो फिर हमने आइडेंटिटी करना था, वरना नहीं। अदरवाइज ये हमारे पास अगर सिंगल 1 पड़ा हुआ है तो ये इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहेंगे। अगर 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, तो वो हमारे पास हो सकते हैं स्केयर मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसे आप कह सकते हैं। अब इस वाले का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास यही कॉलम आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हमारे पास -a होता है। अब चूंकि दो कॉलम इक्वल हैं तो x की वैल्यू यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, x + 3 = 3 से। ठीक है जी। इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए का ट्रांसपोज जो होता है वो -a के इक्वल आता है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 मरतबा ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी के बराबर आ जाता है। अब देखें जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक का 2/2 दूसरे का 2/1, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा। जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का कॉलम क्या मरतबा क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो देखें ऑर्डर के लिए आपने तरतीब देखें, ए भी है, आपने पहले ए का लिख लेना है मरतबा, वो है जी हमारे पास 2/2। फिर आपने लिख लेना है बी का मरतबा, वो आ जाएगा जी हमारे पास 2/1 आ गया जी। तो इसके जो बैरून बाहर एक्सट्रीम्स पे पड़े हुए हैं ना नंबर, एक्सट्रीम पे इधर पड़ा हुआ 2 और इधर पड़ा हुआ 1, तो ये हमारे पास नए आने वाले कॉलम का हासिल ज़रब कॉलम का हमारे पास मरतबा होगा 2/1। ठीक है जी। तो यहाँ पर आंसर ये गलत लगा हुआ है, इसका आंसर आएगा ए। द प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड जनरल इन मैट्रिसेस, वो होती है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मैट्रिक्स में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स अगर हम नंबर्स में देखें तो 2 × 3 = 3 × 2 होता है, लेकिन काल्बों में a × b इज़ नॉट इक्वल टू b × a होता है। ठीक है जी। अब ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास 3 काल्बों वाली, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑर्डर इसका है जी पहले कितारों की तादाद फिर कॉलमों की तादाद 2/1। अगर एक कॉलम है या मैट्रिक्स है जिसकी कितारें और कॉलम दोनों बराबर हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो जो ऑप्शन आपको दुरुस्त लगे या जो ऑप्शन दिया हो वो आप लगा सकते हैं। फिर ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स देखें जी, अगर आपको एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ यही देख लें, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये बन जाएगी कितार, तो इसका आंसर आएगा जी रो मैट्रिक्स आता है जी। ट्रांसपोज ऑफ स्केयर मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स, अब इसका आपने डिटर्मिनेंट यानी कि मकता मालूम करना है, तो आप इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 14 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें 15 आ गया, दोनों को कर दें माइनस, आंसर आ गया -1। ठीक है जी। स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्री सारी की सारी क्या होती हैं, 1 होती हैं और बाकी सारी 0 होती हैं। ठीक है जी। इफ़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखें जी अगर एक कॉलम है हमारे पास, उसके ऑर्डर है जी 2/3, 2 कितारें हैं 3 कॉलम है। देखिए जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स आ रहे हैं ना,
उतने हमारे एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे 3। ठीक है जी। अब हमारे पास जो मेन आंसर क्वेश्चन है वो ये है कि हमने 6 का कोफैक्टर फाइंड करना है। देखें जी, सबसे पहले तो हमने इसका माइनर फाइंड करना है। माइनर फाइंड करने के लिए हमें 6 की कतार भी छोड़नी पड़ेगी, 6 का कॉलम भी छोड़ना पड़ेगा। तो जो पीछे एलिमेंट या मैट्रिक्स बचेगा ना, उसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। तो 1 का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आता है। ठीक है, ये आंसर आपने ज़हन में रखना। माइनर का आंसर आया 1। अब आपने को फैक्टर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, माइनर यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है -1 रेज टू पावर i प्लस जे। अब i प्लस जे क्या हुआ, 6 की पोजीशन को शो करता है। i शो करता है नंबर ऑफ रो और जे शो करता है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो क्या इतना है जी, दूसरी की तार है। कॉलम कौन सा है, पहला। 2 + 1 3, तो -1 की पावर में कितना आ गया जी 3। तो -1 की पावर 3 हमारे पास -1 होता है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया -1। तो ए वाला आंसर हमारा दुरुस्त है जी। 6 का को फैक्टर कितना आ गया -1। फिर ये वाला मैट्रिक्स दिया गया जी, हमें कह रहे हैं कि इसमें y की वैल्यू मालूम करें। 3y - 4 = 2 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। If a matrix if A is a matrix of order 3/2, then the number of elements in each row, देखें 3/2, तो हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 2। ओके हो गया जी। फिर कह रहे हैं जी 24 वाले में कि को फैक्टर ऑफ 1 इज, इसका को फैक्टर फाइंड करें। तो 1 वाली रो भी छोड़ दें, मैट्रिक्स भी छोड़ दें। 6 का डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आता है। अब आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है। देखें जी 1 की पोजीशन क्या है, पहली रो पहला कॉलम 1 + 1, तो -1 की पावर 1 + 1 2 × 6, तो -1 का स्केयर आता है जी हमारे पास 1 × 6 आंसर आता है जी 6। ठीक है जी। तो इसका 1 का जो आ गया हमारे पास को फैक्टर वो आ गया 6। फॉर द मैट्रिक्स इक्वेशन हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x किसके इक्वल आता है जी हमारे पास, x - 3 = 3, तो 3 - 3 दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।